हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय सिंह अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बायोलॉजी के इस यूट्यूब सेशन के अपन आज पढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या होती हैं? देखिए, जब फर्टिलाइजेशन होता था तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन दो टाइप से होता था। दो लोअर ऑर्गेनिज्म हैं, इनवर्टिब्रेट हैं, या फिर जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होने वाले एनिमल्स थे, जो कि प्रिमिटिव या पुराने टाइप के एनिमल्स हैं, उनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था, जिनके अंदर वो ज्यादा नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करते थे, यानी कि स्पर्म एंड एग को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते थे और पानी के अंदर रिलीज कर देते थे। वहां पर वो पानी के अंदर तैरते हुए आपस में फ्यूजन होकर उनका फर्टिलाइजेशन होकर के उनका डेवलपमेंट होता था, जिससे वो लार्वा बनते। लार्वा से फिर उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस हुआ करता था और मेटामॉर्फोसिस होकर के अडल्ट में वो कन्वर्ट होते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता था कि जो सर्वाइवलशिप की रेट है वो कम होती थी, इसीलिए वो हाई नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करते थे, यानी कि ज्यादा नंबर के अंदर वो प्रोजेनी प्रोड्यूस किया करते थे। तो इस कंडीशन के इस अडेप्टेशन के लिए क्या हुआ कि सर्वाइवलशिप को बढ़ाया जाए। सर्वाइवलशिप को बढ़ाने के लिए और धीरे धीरे पानी की अमाउंट है वो पृथ्वी पे कम होने लग गई, तो जीवन जो है वो पानी से स्थल पर आना शुरू हो गया। जीवन जो है वो पानी से स्थल पर आना शुरू हो गया। पानी से स्थल पर जीवन आना शुरू हो गया तो क्या हुआ, रिप्रोडक्शन करने में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। यानी कि यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि स्थल पर स्पर्म एंड एग को जमीन के ऊपर आप सिक्रेट कर सको, रिलीज कर सको और वो आपस में उड़ते हुए एक दूसरे से फ्यूजन हो सके। तो फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो होना जरूरी हुआ। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट हुई, लेकिन एम्फीबिया क्लास है उनके अंदर क्या हुआ, एम्फीबियंस के अंदर स्थल पर जो जीवन है वो तो पॉसिबल हो गया, लेकिन रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली स्थल पर नहीं हो पाया। एम्फीबियंस के अंदर रिप्रोडक्शन सक्सेसफुली है वो स्थल पर नहीं हो पाया। तो एम्फीबियंस जो हैं वो वापस रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर में जाने लग गए, और जब उनके अंदर मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, तो वो स्थल पर अपना जीवन है वो आसानी से यापन कर सकते हैं। लेकिन एम्फीबियंस के बाद में रेप्टाइल्स है। रेप्टाइल्स ने सक्सेसफुली स्थलीय जीवन को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि उनके अंदर सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन भी हो गया और वो सक्सेसफुली सर्वाइव भी होने लग गए। तो उस सर्वाइवरशिप में उनकी किसने हेल्प की? एक तो क्लिडोइक एग थे, उन्होंने उनकी हेल्प की, और दूसरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ। फीमेल बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर उनकी हेल्प किसने की? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और किसने की? क्लिडोइक एग ने। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो हैं उनको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एम्ब्रियो की बॉडी से बाहर प्रेजेंट होती हैं, एम्ब्रियो की बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, और ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देने का काम करती हैं, जैसे कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना हो गया, एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करना हो गया, और एम्ब्रियो का रेस्पायरेशन करना हो गया। ये सब काम करने का काम किसका है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का काम है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की वजह से जो है एम्ब्रियो की सर्वाइवरशिप बढ़ी, उसका प्रोटेक्शन भी होना स्टार्ट हुआ। तो अब क्या हो गया, एनिमल्स ने कम नंबर में प्रोजेनी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि सब पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था तो हाई नंबर प्रोजेनी प्रोड्यूस होते थे, जिनकी वजह से क्या होता था कि अगर ज्यादा एनिमल मर भी जाए तो कुछ एनिमल जिंदा भी बचे। तो सर्वाइवरशिप के लिए क्या किया जाता था? ऐसा किया जाता था। लेकिन अब एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन की जाने लगी, बॉडी के अंदर या फिर एग की प्रोटेक्शन करके एम्ब्रियो को रिलीज किया जाता था, जिसके अंदर योग सैक प्रेजेंट था, यानी कि योग प्रेजेंट था जो न्यूट्रिशन देने का काम करता था। और इन सब के अंदर हेल्थ सबसे बड़ा योगदान किसका हुआ? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन चार टाइप की होती हैं, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस एंड योग साइट। ये चार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती हैं। इन चारों का डेवलपमेंट अलग टाइप से होता है और इनका सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। देखते हैं इनका क्या क्या रोल है। तो सबसे पहले देखिए, फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट से दो सेल स्टेज बनती है, दो से चार सेल स्टेज को अपन मोरुला कहते हैं। फोर सेल स्टेज को अपन क्या बोलते हैं? मोरुला।
जिससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मोरूला का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर मोरूला से 4 से 8 सेल बनती है जिसको अपन ब्लास्टुला बोलते हैं, और ब्लास्टुला से 16 सेल स्टेज यानी कि गेस्टुला बनता है। और गेस्टुला के बाद में एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है जिसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। सिस्ट का मतलब होता है सेल्स का टाइटली अरेंजमेंट। सिस्ट का क्या मतलब हो गया, सेल्स का टाइटली अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। यानी कि ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए ब्लास्टोसिस्ट के बाद में सेल्स जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड हो रही हैं। सेल्स का 2 ग्रुप में अरेंजमेंट हो जाता है। कुछ आधी सेल्स हैं वो ट्रोफोब्लास्ट का फॉर्मेशन कर लेंगी, और आधी सेल्स जो है वो इनर सेल मास का फॉर्मेशन कर लेंगी। ट्रोफोब्लास्ट का काम होता है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। इन केस ऑफ मेमल्स ट्रोफोब्लास्ट का काम क्या है, प्लेसेंटा फॉर्मेशन। और इनर सेल मास जो है वो अगेन 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है एपीब्लास्ट, एक तो क्या हो गया एपीब्लास्ट, एंड एक हो गया हाइपोब्लास्ट। ये 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाती है। एपीब्लास्ट का काम है एम्ब्रियो प्रॉपर बनाना, यानी कि कंप्लीट एम्ब्रियो का काम बनाने का काम किसका है, एपीब्लास्ट का। और हाइपोब्लास्ट का काम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करना। इस प्रकार से 2 ग्रुप्स हैं वो अलग अलग अपना काम करते हैं। तो जब एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी से बाहर आता है तो प्लेसेंटा है वो भी एज ए वेस्ट की जाता है, और हाइपोब्लास्ट से बनी हुई एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो भी जब एम्ब्रियो कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा और एम्ब्रियो फीमेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा तो फिर इसका भी कोई ज्यादा रोल नहीं बचेगा। जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है जिसके अपन प्रोडक्ट हैं वो किसके प्रोडक्ट हैं, एपीब्लास्ट के प्रोडक्ट। प्रॉपर प्रोडक्ट किसके हैं, एपीब्लास्ट के प्रोडक्ट। बाकी सारा जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जाता है एम्ब्रियो के बनने के बाद में। लेकिन जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है तो इन सब का इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेसेंटा एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का। देन देखते हैं मेम्ब्रेन। 4 टाइप की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी, एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस एंड यॉर्क साइट। एमनियोन एंड कोरियोन जो हैं वो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म से बनती हैं जिसको अपन सोमेटोप्ल्यूर बोलते हैं। एमनियोन एंड कोरियोन जो हैं वो एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म की जर्म लेयर से बनती हैं जिसको अपन सोमेटोप्ल्यूर बोलते हैं। एलेंटोइस एंड यॉर्क साइट हैं वो मेसोडर्म एंड एंडोडर्म से बनती हैं जिसको स्प्लेंकोप्ल्यूर कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं गेस्टुलेशन के बाद में जर्म लेयर बन जाती हैं, 3 जर्म लेयर बन जाती हैं, और इन 3 जर्म लेयर से कंप्लीट एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये 4 टाइप की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जिनकी स्ट्रक्चर इस प्रकार है। तो ये चारों मेम्ब्रेन है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनती हैं। अब इनकी प्रॉपर स्टेजेस के बारे में देखते हैं और इनकी क्या पोजीशन होती है फीमेल की बॉडी के अंदर, वो कुछ इस प्रकार से हो करने के लिए। अब इनकी पोजीशन देखते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की क्या पोजीशन होती हैं अपनी बॉडी के अंदर। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। ये है अपनी एमनियोन, ये एलेंटोइस, और ये यॉर्क साइट, और ये कोरियोन। ये चारों की चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। आप देख पा रहे हो कि एमनियोन ने एम्ब्रियो को घेरे रखा हुआ है। एमनियोन ने क्या कर रखा है, एम्ब्रियो को घेर के रखा हुआ है, और एम्ब्रियो को एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर रखा हुआ है। एम्ब्रियो को क्या रखा जाता है, लिक्विड प्रॉपर्टी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर लिक्विड प्रॉपर्टी में रखा जाता है, और ये लिक्विड प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने का काम किसका है, एमनियोन का। और ये फ्लूइड का नाम क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। तो इस प्रकार एमनियोन है वो एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन का करने का भी काम कर रही है, और एम्ब्रियो को सर्वाइव करने के लिए उसको लिक्विड मीडियम में रखने का काम भी कर रही है। ये काम है एमनियोन का। नेक्स्ट सेकंड कौन सी है, एलेंटोइस। एलेंटोइस और कोरियोन का आप देखिए सब के सब मेम्ब्रेन को घेरे हुए रखने का काम किसका है, कोरियोन का। कोरियोन है वो एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से कनेक्शन करवाने में भी कुछ हेल्प करता है। इसके अलावा एलेंटोइस की भी हेल्प करता है। और एलेंटोइस जो है वो एम्ब्रियो से ही जुड़ी हुई स्ट्रक्चर है, जो एम्ब्रियो के जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, एम्ब्रियो की जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं
उनको सिक्रेट करने का काम, बाहर सिक्रेट करने का काम किसका है? एलेंटोइस का। उसके बाद में आप देख रहे हो योक सैक। उसके बाद में आप किसके बारे में देख रहे हो? योक सैक। योक सैक का काम है एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाते रहना। योक सैक का काम क्या है? एम्ब्रियो को प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुंचाते रहना ही काम किसका है? योक सैक का काम है। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की पोजीशन होती है, अलग अलग पोजीशन होती है, इनका अलग अलग काम होता है। तो पर्टिकुलर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के वर्क को अगर अपन स्टडी करें तो हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। ये इनका जनरल इंट्रोडक्शन है। द एम्नियोन एंड कोरियोन आर मेड अप ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म एंड सोमेटिक लेयर ऑफ मीजोडर्म। ये एम्नियोन एंड कोरियोन का फॉर्मेशन हो रहा है, while the yolk sac and allantois are composed of extra embryonic membrane endoderm and splanchnic layer of mesoderm। तो इस प्रकार से एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म से तो फॉर्मेशन हो रहा है एम्नियोन एंड कोरियोन का, और मीजोडर्म और एंडोडर्म से फॉर्मेशन हो रहा है किसका? योक सैक एंड एलेंटोइस का। सोमेटोप्ल्यूर कहते हैं एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म को, और स्प्लेंकोप्ल्यूर बोलते हैं मीजोडर्म और एंडोडर्म को। आप देखिए एम्नियोन के बारे में। एम्नियोन का काम क्या है? लाइंड विथ एक्टोडर्म एंड कवर्ड विथ मीजोडर्म, बोथ आर जर्म लेयर्स। द एम्नियोटिक कंटेन अ थिन ट्रांसपेरेंट फ्लूइड इन विच द एम्ब्रियो इज सस्पेंडेड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको एम्नियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, thus प्रोवाइडिंग ए कुशिंग एजेंट मैकेनिकल इंजरी द एम्नियोन। यानी कि मैकेनिकल इंजरी यानी कि प्रोटेक्शन करने का काम है वो किसका है? एम्नियोटिक फ्लूइड का। द एम्नियोन आल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फ्लूइड लॉस फ्रॉम द एम्ब्रियो इटसेल्फ एंड अगेंस्ट टिश्यू एडिशंस। यानी कि एम्ब्रियो को सूखने से बचाने का काम भी किसका है? एम्नियोन का ही काम होता है। तो ये बात थी कुछ एम्नियोन के बारे में। एम्ब्रियो है वो एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर ही प्रेजेंट होता है, यानी कि एम्नियोन क्या कर रही है? एम्ब्रियो को खुद के अंदर रखने का काम कर रही है, जिससे उसको प्रोटेक्शन मिल रही है और वो सूखने से बच रहा है। अगर एम्ब्रियो सूख गया तो उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाती है, क्योंकि एक्वाटिक रेस्पायरेशन चल रहा होता है। जब फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियो होता है तो उसके अंदर क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। गिल्स या गिल स्लिट्स जिसको अपन बोलते हैं वो उनके अंदर होते हैं, यानी कि रेस्पायरेशन है वो एक्वाटिक चल रहा है। तो अगर एम्ब्रियो सूख गया तो वो मछली की तरह उसकी डेथ हो जाती है। तो एम्ब्रियो को लिक्विड प्रॉपर्टी देना बहुत ही ज़रूरी होता है, और ये लिक्विड प्रॉपर्टी देने का काम है वो गिल स्लिट्स का होता है। नेक्स्ट जर्म लेयर है वो कोरियोन है। तो कोरियोन का काम देखिए, कोरियोन इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन एंड इट कवर्स द एम्ब्रियो एंड अदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। आप देख पा रहे थे कि जो कोरियोन है वो सारे की सारी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को कवर्ड करके रख रही थी। इट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द एम्नियोटिक फोल्ड्स ओवर द एम्ब्रियो। यानी कि एम्नियोटिक फोल्ड के फॉर्मेशन से ही इसका फॉर्मेशन होता है। ऑल दीज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर कंपोजिट स्ट्रक्चर्स एज दे इन्वॉल्व टू जर्म। The functions of chorion are to protect and nurture the embryo. The chorionic fluid protect the embryo from shock। यानी कि कोरियोनिक फ्लूइड भी क्या कर रहा है? एम्ब्रियो को शोक यानी कि इंजर्ड होने से बचा रहा है। एंड द कोरियोनिक विलाई अलाउ द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि कोरियोनिक विलाई जो कांटेक्ट में होती है किसके? एलेंटोइस के कांटेक्ट में होती है, वो न्यूट्रिएंट्स का देने का काम कर रही है, ऑक्सीजन देने का काम कर रही है, और एलेंटोइस के साथ में मिलकर के वेस्ट प्रोडक्ट को भी मदर के बॉडी के अंदर ट्रांसफर करने का काम भी कौन हेल्प कर रहा है? कोरियोन। तो इस प्रकार से कोरियोन रेस्पायरेशन का काम करवा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम कर रहा है, और एम्ब्रियो को कुछ अमाउंट में न्यूट्रिशन देने का काम भी कर रहा है। वैसे तो कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है वो योक सैक देगा, लेकिन कोरियोन का काम भी कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाने का होता है। ये बात थी कोरियोन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एलेंटोइस के बारे में। एलेंटोइस का फंक्शन होता है इट कलेक्ट टू लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो। यानी कि एम्ब्रियो भोजन ले रहा है, भोजन ले रहा है तो इसका मतलब वो वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर निकालने का काम करेगा। तो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम है वो एलेंटोइस का है। ये स्टोर भी कर सकता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर भी निकाल सकता है
एज वेल एज टू एक्सचेंज गैस यूज्ड बाय द एम्ब्रियो, यानी कि इसके अलावा गैसेस का एक्सचेंज करने का काम भी किसका है, एलेंटोइस का होता है। तो ये बात थी किसके बारे में, एलेंटोइस के बारे में। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं योक सैक। तो ये अपनी योक सैक की पोजीशन होती है, एम्ब्रियो को कंप्लीटली योक सैक से अटैच्ड होता है, और ये योक सैक है, ये क्या है, योक सैक है। एंड योक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके अलावा ये इसके तुरंत बाद में क्या जुड़ा हुआ होता है, प्लेसेंटा, यानी कि इसके पास में कौन सा अटैच होता है, प्लेसेंटा अटैच्ड होता है। ये हो गया प्लेसेंटा। देन हेमेटोपोइसिस, यानी कि सबसे पहले ब्लड सिंथेसिस का काम भी किसका है, योक सैक का। आप जानते हैं कि ब्लड सिंथेसिस में सबसे पहला रोल किसका होता है, योक सैक का। और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो उसके बाद में लीवर है, वो हेमेटोपोइसिस या ब्लड सिंथेसिस का काम करता है। देन एम्ब्रियो जब अडल्ट हो जाएगा, यानी वो चाइल्ड से अडल्ट बन जाएगा, तब तक उसमें काम कौन करेगी, बोन मैरो। ब्लड सिंथेसिस का काम, हेमेटोपोइसिस का काम बोन मैरो करती है, इम्यूनिटी देने का भी कुछ हद तक काम बोन मैरो कर सकती है। देन लास्ट में जब वो एज्ड हो जाएगा तो बोन मैरो है वो लेस डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, और उसको इम्यूनिटी या हेमेटोपोइसिस का काम है वो कुछ हद तक स्प्लीन करना स्टार्ट कर देता है। तो इस प्रकार से इनकी कुछ सीक्वेंस होती है, और ये आपकी पोजीशन है किसकी, योक सैक की, एम्ब्रियो के साथ में कॉन्टेक्ट रहकर। तो योक सैक का काम देखते हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो द योक सैक फंक्शंस एज एन एब्जॉर्प्टिव एपिथेलियम फॉर न्यूट्रिएंट अपटेक, यानी कि सबसे बड़ा काम इसका क्या है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना। एंड सिक्रेशंस एज वेल एज द ओरिजिन ऑफ द फर्स्ट ब्लड सेल्स, जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट ब्लड सेल्स यानी पहली ब्लड सेल्स है, उनका सिंथेसिस भी कौन करेगा, योक सैक करेगा। इन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन primates, the allantois is a small diverticulum which is part of the umbilical cord, यानी कि allantois जो होता है वो एक छोटी सी डाइवर्टिकुलम बनाती है जो अम्बिलिकल कोर्ड का पार्ट होता है। अम्बिलिकल कोर्ड क्या होती है, वह कैविटी या वह कोर्ड जो एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से जोड़ने का काम करती है। एम्ब्रियो एंड प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन बनाने का काम किसका है, अम्बिलिकल कोर्ड का काम है। कनेक्ट टू द ब्लैडर एंड एक्ट्स एज अ टेम्परेरी स्टोर फॉर फीटल एक्सक्रेशंस, यानी कि ब्लैडर से कनेक्ट करके ये टेम्परेरी जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको भी स्टोर करने का काम कर सकती है। फीटल का मतलब क्या होता है, देखिए एम्ब्रियो की कुछ स्टेज होती है, एक तो होता है एम्ब्रियो, एक होता है फीटस, और एक होता है चाइल्ड। इनमें कुछ डिफरेंस होता है क्या, जब फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट से लेके ब्लास्टुला गेस्टुला सब चीज़ें बन रही है, वो कहाँ तक बनती है, एम्ब्रियो में। और जब आपको उस एम्ब्रियो की नैन नक्श समझ में आने लग जाए, उसके सिस्टम बनना स्टार्ट कर दें, और आप 4 या 5 महीने में यानी कि किसी एम्ब्रियो को देखकर ये डिसाइड कर सको कि ये उस स्पीसीज का मेंबर है या उस स्पीसीज का एम्ब्रियो है, उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, फीटस। यानी कि आपको उसके नैन नक्श सारे समझ में आने लग जाएं, आपको हाथ पैर वगैरह आसानी से दिखने लग जाए, एक्सरे करवाते हो या सोनोग्राफी करवाते हो, उस कंडीशन में अपन ने उसको क्या बोलते हैं, फीटस। और जब वो फीमेल बॉडी से या अपनी मदर बॉडी से बाहर आ जाता है तो उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो, फीटस और चाइल्ड्स के अंदर डिफरेंस था। तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।